आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, लास्ट टाइम का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में आगे का टॉपिक। इसमें आज थ्योरम बची है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है? इससे पहले हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का टॉपिक समझा था। अब हम समझते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बहुत ईजी सा है, नोट करते हैं। स्टेटमेंट स्टेट्स दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as a product of its prime factors in a unique way। ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है। थ्योरम कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सी बात है, समझते हैं क्या है इसमें। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है कंपोजिट नंबर का, एक वर्ड यूज हुआ है प्राइम फैक्टर्स का, एक वर्ड यूज हुआ है यूनिक वे का। वो हम थोड़ा सा एलिमिनेट करके समझते हैं इसे। देखिए, कंपोजिट नंबर आपने दो और क्लासेस में पढ़ रखे हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। नेचुरल नंबर्स अगर मैं स्टार्ट करूँ 1 से, 1 2 3 4 5 6 सो, तो आप देखिए जितनी भी नंबर्स हैं, इन नंबर्स में अगर हम बात करें 1 की, तो 1 कैसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर है। तो ये ना तो प्राइम की कैटेगरी में आएगा ना कंपोजिट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इन शॉर्ट आपको मालूम है कि प्राइम फैक्टर्स यानी प्राइम नंबर्स क्या हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ना तो उससे कम हो सकते हैं ना तो उससे ज़्यादा हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का एक ही फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। लेकिन अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 के 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, एक 1 अदर इज इटसेल्फ 1 और 3, यानी 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 3 की बात करेंगे तो 3 के लिए भी 1 और 3 बनेगा, लेकिन 4 की बात करेंगे तो 4 के 3 फैक्टर बनेंगे, 1 2 एंड 4। 5 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 1 और 5। 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। इसके भी 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसका मतलब ये मेरा एक प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर है, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 4 और 6 ये मेरे कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों कंपोजिट नंबर्स हैं? क्योंकि इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा है। अब इस नंबर को अगर हम ध्यान से देखिए, कंपोजिट नंबर है, यहाँ पर फैक्टर्स में 1 2 और 4 में ये प्राइम फैक्टर है। यहाँ पर 6 मेरा एक कंपोजिट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स। यानी अगर मैं 4 को चाहूँ तो उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में लिख सकता हूँ। यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि मैं 4 को कैसे लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, 2 × 2, यानी कि बन जाएगा 2 का स्क्वायर। और यहाँ पर मेरे पास 6 है कंपोजिट नंबर, ये प्राइम फैक्टर्स है, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, 2 3 = 6, ये भी प्राइम फैक्टर्स हैं। यानी जितने भी कंपोजिट नंबर्स हो सकते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर्स लिखे जा सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं, 2 2 = 4, 3 = 12, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर × 3। 18 भी मेरे पास है, 18 के फैक्टर करता हूँ 2 3 = 6, 3 = 18, यानी कि ये बन जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यूनिक वे, यूनिक वे। यूनिक वे क्या है? देखिए यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं 2 और 3, यहाँ भी 2 फैक्टर्स हैं 2 और 3, लेकिन ये 12 है, ये 18 है, इनको डिफरेंशिएट क्या कर रहा है? स्क्वायर किस पर है? यहाँ पर 2 पर स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर किस पर है? 3 पर। सिर्फ स्क्वायर के चेंज करने से नंबर चेंज हो रहा है, तो ये यूनिक वे कहलाएगा। प्राइम फैक्टर भले 2 3 इधर भी हैं और भी बोल सकते हैं 2 फैक्टर्स को लेकर, लेकिन वो नंबर से डिफर करेंगे अगर उनकी पावर्स को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर 2 पर स्क्वायर है, यहाँ पर 3 पर स्क्वायर है, ये नंबर दोनों डिफर कर रहे हैं, एक 12 है दूसरा 18 है, तो ये चीज़ बताता है यूनिक वे। अब ऑर्डर की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं पहले 2 लिखना है या 3 लिखना है या 3 पहले लिखना है 2 लिखना है,
ये ऑर्डर डिफर कर सकता है और हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें यूज़ करना चाहिए प्राइम फैक्टर्स का। तो ये तो हमने समझ लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या है। अब इस थ्योरम का यूज़ कहाँ करते हैं? इस थ्योरम का हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, प्राइम कंपोजिट नंबर जो भी हमने किया वो आपको एक क्वेश्चन कह सकता है कि प्राइम फैक्टराइज कीजिए। या दूसरा जो यूज़ होता है वो होता है टू फाइंड HCF और LCM, HCF एंड LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स। और दो से ज़्यादा नंबर भी दे सकते हैं जिसमें हमें इस थ्योरम का यूज़ करना होता है। और इस थ्योरम का बेसिकली यूज़ क्या हो रहा है, सिर्फ हमें जो भी नंबर हम यूज़ करेंगे कंपोजिट उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं अभी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मानिए नंबर दिया है आपके पास 140, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके प्राइम फैक्टर्स बना के लिखना है। कुछ नहीं करना है, आपको तो पैटर्न आता ही होगा, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने शुरू कर दीजिए इसके। और स्टार्टिंग 2 से करनी है। अगर नंबर इवन है तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से अगर नहीं जाएगा फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से चेक करेंगे। तो सिस्टमेटिकली हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले आप इसको 2 से चेक कीजिए, 2 के टेबल में क्योंकि इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14, 0 एज इट इज, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से नहीं होगा तो फिर 5 से चेक करेंगे। तो 5 के टेबल में 5 7 35 यहाँ छोड़ सकते हैं, अदरवाइज 7 अंदर 7 में निकाल दीजिए। ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो आप लिख सकते हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो रिपीट हो रहे हैं उनकी पावर्स की फॉर्म लिख सकते हैं। यानी इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द आंसर। अगर आपके पास नंबर है 156 को करने को बोलते हैं, अगर तो 156 के लिए आपको ऐसे ही प्रोसीड करना होगा। पहले आप इसके फैक्टर बनाइए, क्या ये नंबर इवन है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। तो पहले आप 2 निकालेंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 कॉमन निकाल दीजिए, 2 3 6 और 2 9 18। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है। इसका तरीका क्या होता है चेक करने का, अगर सम ऑफ द डिजिट्स, यहाँ पे दो डिजिट्स हैं 39 में, अगर इनका सम 12 के टेबल में 3 के टेबल में आने वाला नंबर मिलेगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिविजिबल आएगा तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए इसे, 3 1 3, 3 3 9। ये नंबर मिल गया 13 भी प्राइम नंबर है, उसको 13 1 13 निकाल के छोड़ सकते हैं। इस तरह से 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 की फॉर्म में लिखकर छोड़ा जा सकता है। इस तरह से हम इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। और समझते हैं इसका यूज कहाँ होता है। रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन नंबर्स and their HCF and LCM, दोनों के HCF और LCM के बीच में हमें देखनी है रिलेशनशिप। हम यहाँ लेट करते हैं, लेट टू गिवन नंबर्स बी A एंड B, दो नंबर मेरे पास हैं A और B, और लेट करते हैं HCF ऑफ A एंड B को हम कैपिटल H से नोट कर लेते हैं, एंड LCM ऑफ A एंड B को हम L मानते हैं। देन रिलेशनशिप क्या याद रखनी है आपको, देन रिलेशनशिप विल बी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो ये रिलेशनशिप है दो नंबर्स और उन दोनों के HCF और LCM के बीच में। यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए पूछ सकते हैं और इस रिलेशनशिप की वजह से हम LCM का फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या बनेगा, L इज इक्वल टू A इंटू B अपॉन H।
अगर नंबर 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं और इससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं। HCF जब हम निकालना होता है नंबर्स का, तो हमें देखना क्या होता है HCF के लिए, जितनी भी नंबर्स हैं और हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर से डिवाइड लिखते हैं, तो एक्चुअली वही थ्योरम यूज हो रही होती है। और हमें HCF और LCM निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर सर्च करते हैं। तो HCF का फॉर्मूला हमें याद रखना है कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टू नंबर्स। CF का मतलब है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन मुझे क्या करना है, जब HCF निकालना होगा ऑफ गिवन नंबर्स, तो मैं लिखता हूँ HCF ऑफ गिवन नंबर्स, जितने भी हैं मेरे पास, HCF ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स की, जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें से हम लीस्ट पावर को यूज करेंगे। पावर को हम एक्सपोनेंट भी लिखते हैं, तो लीस्ट एक्सपोनेंट या लीस्ट पावर बात एक ही है, यानी कि हमें दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर यूज करेंगे HCF के लिए, और जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उनका प्रोडक्ट कर देंगे, HCF आ जाएगा। लेकिन अगर हमें LCM निकालना है, LCM ऑफ गिवन नंबर्स, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी आपको कॉमन फैक्टर चूज करने हैं, लेकिन अब आपको लीस्ट पावर की जगह हाईएस्ट पावर को उठाना होगा। हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। जब कोई क्वेश्चन आएगा HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन का, तो हम इस तरह से यूज करेंगे। और LCM के लिए हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 नंबर्स होंगे तभी, अगर 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर नहीं कर सकते। एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 90 एंड 144। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, मुझे HCF और LCM निकालना है 90 और 144 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्या करना होगा, पहले आप 90 के फैक्टर्स बनाइए और 144 के फैक्टर्स बनाइए। फैक्टर बनाने की ट्रिक होती है, लेकिन 90 है, 90 में 0 अलग कर दीजिए। 0 का मतलब होगा 1 लगाकर 10 टाइम्स, 0 अलग करेंगे 1 लगाकर 10 हो जाएगा। तो 90 का मतलब होगा 9 10 10 को हमेशा याद रखेंगे कि ये 2 × 5 होता है, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, 2 × 3 = 5। मुझे इस तरह से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझे इस ट्रिक से आता है करना। अदरवाइज यानी कि 2 के टेबल में 45 टाइम्स चलेगा, फिर अब ये 3 के टेबल में 15 टाइम्स, फिर 3 के टेबल में 5 टाइम्स, फिर 5 के टेबल में 10 टाइम्स। ये जो मेरे पास प्रोडक्ट आया है वो आया है 90 = 2 × 3 स्क्वायर × 5, 2 × 3 स्क्वायर × 5। टाइम बचाने के लिए हम इसको स्किप करके ऐसे रफ कॉलम में करके देख सकते हैं। दूसरा नंबर है 144। 144 आपको याद है कि ये 12 का स्क्वायर होता है, तो याद ही होगा। अब 12 क्या होता है, 3 × 4, ये भी हो गया 3 × 4। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। ये आपके पास मिलेगा 2 की पावर 4 और आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ब्रेक करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो 144 के फैक्टर्स आ गए 2 की पावर 4 × 3 का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, 72, 36, 18, 9, 3 3 ये आ गया आपके पास 2 × 4 3 का स्क्वायर। टाइम बचाने के लिए हमें आना चाहिए। अब आपके पास दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब मुझे निकालना है HCF। अब HCF का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, HCF ऑफ गिवन नंबर। कौन से गिवन नंबर्स हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे 90 एंड 144। देयरफॉर HCF ऑफ 90 एंड 144 इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स टू द पावर लीस्ट।
यहाँ पर देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, और देखिए 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो मुझे देखना है दोनों की लीस्ट पावर। 2 कॉमन है तो 2 की लीस्ट पावर क्या है 1, अंडरस्टूड। और 3 कॉमन है तो दोनों जगह पावर सेम है, तो वही रहेंगे। ये कितना बनेगा 9 2 ज़ा 18। तो दोनों नंबर का HCF जो आया है वो है 18, यानी कि 18 से भी डिविजिबल है, 18 से भी। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 18 होगा, जिससे ये दोनों नंबर डिविजिबल होगा, तो ये HCF आ गया। अब LCM निकालने के लिए अगर हम लगाते हैं यही कॉन्सेप्ट, तो हम क्या देखते हैं कॉमन फैक्टर की हायर पावर्स। फिर दोबारा देखते हैं कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर है तो हम लेंगे 2 की हायर पावर, 3 कॉमन फैक्टर है तो 3 की हायर पावर भी 2 ही है। कॉमन फैक्टर की हायर पावर हाईएस्ट पावर्स ले ली। आपने देखा होगा कि आगे लिखना है प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर में सिर्फ 5 बच रहा है यहाँ पर, तो इंटू 5 भी मल्टीप्लाई करके देखिए ये कितना बनेगा 16, ये कितना बनेगा 9, ये कितना है 5, और आपको मालूम है कि कितना होता है 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो 720। 16 5 से 80 का 0, 8 9 70। तो आपके पास 720 जो आया है ये आपका, ये इन दो नंबर्स का एलसीएम। इस एलसीएम को निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ 90 एंड 144 विल बी इक्वल टू 90 into 144 अपॉन HCF ऑफ 90 144। तो 90 into 144 और HCF कितना है इनका, HCF आएगा 18, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मालूम है कि 18 5 सा होता है, मल्टीप्लाई करके मुझे मिलेगा 720। एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। आपसे कहा जा रहा है कि चेक कीजिए कि वेदर 4 to the power n, जब हम एक्सपेंड करेंगे फॉर एनी नेचुरल नंबर n, और एनी नेचुरल नंबर n कभी 0 पर एंड करेगा, वेदर it will end with digit 0 or not। हमें चेक करना है, चेक 4 to the power n for any natural number n whether it will end with digit 0 or not। इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, मैंने अभी 90 के फैक्टर करके दिखाया था। मैंने लिखा था 90, मैंने कहा था 0 अलग कर दीजिए। जब आप 0 अलग करते हो तो ये हो जाएगा 10 सा, और आपको पता है 10 को याद रखना है 2 into 5 होता है, 2 into 5 होता है, यानी कि जब भी 0 पर एंड करेगा तो 2 और 5 का तो होना मस्ट है। यही लॉजिक हमें यहाँ फिट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपके पास है 6 to the power n भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, मेरा ख्याल 4 to the power n पूछ रहा है, एग्जांपल का क्वेश्चन है। तो 4 to the power n फॉर एनी नेचुरल नंबर n कभी एंड करेगा 0 पर या नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन है हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन 4 की क्या है 2 का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ पावर n लेता हूं, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, पावर n इज हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, पावर 2 हम वैसे लेते हैं, हम बोथ साइड लेते हैं। हम कहते हैं क्यूबिंग बोथ साइड, तो पावर 3 लगाते हैं हम बोथ साइड। अगर हम यहाँ पर पावर n लगाते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो हम लिखेंगे टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4 to the power n, इधर आ जाएगा 2 स्क्वायर to the power n, यानी ये बन जाएगा 4 to the power n, और इधर बन जाएगा 2 to the power में पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 2n। अब यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टर्स जो है उसमें सिर्फ 2 है,
तो आप लिख सकते हैं सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n has only one prime factor 2, it implies that it will never end with digit 0, since for getting 0 there must be 2 and 5 both as prime factors. आपको याद रखना है, थोड़ा लैंग्वेज पार्ट इसमें करना पड़ेगा हमें बताने के लिए। जब ये क्वेश्चन आएगा इस तरह का तो आपसे पूछा 6 to the power n को बताइए कभी 0 पर एंड करेगा। तो आपको मालूम है 6 क्या होता है, 6 होता है 2 into 3, और अगर दोनों तरफ आपने पावर n अप्लाई करी तो ये हो जाएगा 6 to the 2 to the power n, 3 to the power n। अब यहाँ पर 5 मिसिंग है, अगर 5 मिसिंग है इसलिए यहाँ पर 2 और 5 दोनों होने चाहिए 0 पर एंड करने के लिए। सिर्फ 2 है यहाँ पर, 3 से कोई मैटर नहीं है, 5 का होना जरूरी है 2 के साथ। अगर 2 है तो 5 भी होना चाहिए, अगर सिर्फ 5 है तो 2 भी होना चाहिए। दोनों होंगे तभी 0 पर एंड करेगा नंबर। तो 0 पर एंड करने के लिए जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। अगर कोई भी दोनों में से मिसिंग होगा तो वो नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। जो भी पावर है उसके रखेंगे एनी नेचुरल नंबर n और एनी नेचुरल नंबर है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नया टॉपिक आगे लेते हैं, वो है प्रूविंग इर्रेशनल नंबर। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें 4 मार्क्स क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का ही बनता है। इर्रेशनल नंबर पहले बताइए, इर्रेशनल नंबर के बारे में आप थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, क्या होता है इर्रेशनल नंबर। आपको याद रखना है कि इर्रेशनल नंबर क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। कैसे रियल नंबर्स हैं, which can't be expressed as p upon q, where q should not be 0, and p and q are integers। यानी कि इस फॉर्म में कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। रियल इर्रेशनल नंबर कैसे, रियल नंबर, और कैसा रियल नंबर है, जो इस फॉर्म में नहीं होता, इस फॉर्म में नहीं होता। वेयर p और q कैसे हैं, इंटीजर्स की फॉर्म, यानी इंटीजर और इंटीजर कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। फिर किस फॉर्म में होगा, ये लिख सकते हैं कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ a to the power m upon n भी लिख सकते हैं। और a to the power m upon n का मतलब होता है a to the power n की होल पावर। अगर हम ऐसे लगा के लिखेंगे तो पावर को लिख सकते हैं ऊपर 1 upon n, 1 upon n, और इसका मतलब होता है nth रूट ऑफ a to the power n। और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power 1 upon n होल टू the power n भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा nth रूट ऑफ a होल टू the power n। तो ये इस तरह के नंबर होने चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, वेयर m और n शुड नॉट बी इक्वल। और m और n क्या है हमारे पास, ये इंटीजर्स हैं। तो ये दोनों इंटीजर बराबर नहीं होंगे तो हमारा जो इर्रेशनल नंबर है वो इस फॉर्म में हो सकता है। कंडीशन ये है कि स्क्वायर रूट यानी रूट शुड बी देयर और पावर शुड बी इन फ्रैक्शन। और पावर फ्रैक्शन तभी हो सकती है जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इसके अलावा हमें एक बात याद रखनी है कि अगर हम इसकी डेसिमल फॉर्म बनाते हैं, इन डेसिमल एक्सपेंशन दे आर, यानी इर्रेशनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, यानी डेसिमल में जो होगा नंबर रिपीट नहीं करेगा। आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.4142 डॉट 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 है। ये जो डॉट्स हैं आगे ये बता रहे हैं कि नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स शुड नॉट बी रिपीटिंग, कोई भी पैटर्न के अंदर डिजिट्स रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि बार वाली कंडीशन नहीं बनेगी। ये तो मैंने सिर्फ रिकॉल किया है, लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन आएगा, प्रूव कीजिए कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको करने का एक ही मेथड है और वो कहलाता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम उसे प्रूव करेंगे। उसमें क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, इज इर्रेशनल। तो हमें जो इसको प्रूफ करना है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है उल्टा। उल्टे का मतलब क्या होगा कि ये इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम इसको रैशनल मान के प्रोसीड करेंगे। तो आप इसका प्रूफ लिखिए, वैसे इसको हमें लेके चलना है। प्रूफ के लिए आप लिखेंगे लेट स्क्वायर रूट 2 बी आर रैशनल नंबर। आपने पहले इसको क्या मानना है, रैशनल नंबर। और अभी आपने पढ़ रखा है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर अपॉन इंटीजर की फॉर्म में होते हैं। इसलिए आप यहाँ पर एक चीज़ और लेट करेंगे, मान लेंगे कि स्क्वायर रूट 2 जो है वो a अपॉन बी की फॉर्म में है। अब ये a और b क्या है, मैंने p अपॉन q की जगह लिख दिया a अपॉन b। अब ये a और b कैसे नंबर्स हैं हमें बताना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स। अब ये को प्राइम का मतलब समझते हैं क्या है। को प्राइम का मतलब होता है हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स। को प्राइम का मतलब है हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो को प्राइम है इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि दोनों प्राइम हो, ऐसी कंडीशन नहीं है। को प्राइम टू ईच अदर यानी कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स, दोनों का प्राइम होना कंपलसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूँ 2 और 3 ले सकता हूँ, दोनों को प्राइम नजर आ रहे हैं, प्राइम नंबर भी है। मैं 4 के साथ 6 भी ले सकता, 4 के साथ 9 भी ले सकता हूँ। 4 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि दोनों ही नंबर कैसे हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, मगर ये दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम है, एक दूसरे के लिए प्राइम है। 4 के लेवल में 9 नहीं आता, 9 के लेवल में 4 नहीं आता, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी कि दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और दोनों इंटीजर्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये होता है। तो आपने पहले रैशनल मानना है, और रैशनल मानने का मतलब होगा कि इंटीजर और इंटीजर की होनी चाहिए, और जो इंटीजर हम यूज करें वो दोनों इंटीजर्स को प्राइम होने चाहिए। इस स्टेप पर आने के बाद दो तरीके होते हैं, या तो हम इमेज क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या पहले स्क्वायरिंग करें। तो दोनों तरह से हम स्टेप्स को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे पहले स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और फिर बनेगा a अपॉन b का होल स्क्वायर। स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल होगा तो 2 बार आ जाएगा, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये कैंसिल हो जाता है, तो जो नंबर होगा वो बाहर निकाल देंगे, 2 आ गया आउटसाइड। इज इक्वल टू में मेरे पास है a का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा b का स्क्वायर। अब जो b का स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के बराबर। 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब एक बात याद रखने की है कि यहाँ पर 2 इंटू बी स्क्वायर, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, b पर स्क्वायर है, इसका मतलब इसका 2 इंटू बी इंटू बी, तो इधर है a स्क्वायर। यहाँ पे दो चीज़ें याद रखने की है कि जब एक तरफ प्रोडक्ट है, एक तरफ सिंगल नंबर नजर आ रहे हैं a स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसका मतलब ये निकालेंगे कि a स्क्वायर b स्क्वायर से भी डिविजिबल है 2 टाइम्स, और a स्क्वायर 2 से भी डिविजिबल है b स्क्वायर टाइम्स, यानी कि a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये है। तो इससे आप इंक्लूड कीजिए, कंक्लूड कीजिए, ये आपने मान ली क्वेश्चन नंबर 1,
और आप इस लिखिए इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। अब ये जो 2 है ये 2 से डिविजिबल है, तो आप एक थ्योरम याद रखिए कि जब किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होगा किसी नंबर से, प्राइम नंबर से, तो वो बगैर स्क्वायर के भी डिविजिबल होगा। तो इससे आपने कंक्लूड किया कि ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और देयरफॉर लिखने के बाद लिखेंगे कि ए इज ऑल्सो, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए का स्क्वायर हटा के जो ए मिलेगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अच्छी बताइए, ए जो है 2 के टेबल में कट सकता है, तो ए कैसा नंबर होगा? इवन होना चाहिए, 2 से कट रहा है ना। इवन क्या हो सकता है? 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। अगर ये ए जो है मान लो 10 है, वैसे ही रफली अगर ये 10 है तो 5 जा जाएगा, 2 के टेबल में 5 जा जाएगा। इसका मतलब ये अगर कोई नंबर इवन है तो 2 के टेबल में किसी न किसी टाइम्स जाना चाहिए। तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक लेट करना है, a इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम कांस्टेंट c। जैसे मैंने 5 टाइम बोला, ऐसे c टाइम्स मानेंगे इसको। a है वो 2 के टेबल में जाता है, और वो कितना टाइम जा रहा है? c टाइम्स जा रहा है। तो आगे लिख देंगे वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो a जो है यहाँ पे c कोई पॉजिटिव इंटीजर। अब a इज इक्वल टू 2c हो गया। ये आपके पास जो एक्सप्रेशन मिला है, यहाँ आने के बाद आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पर भी आपको दोबारा से स्क्वायरिंग करनी है। a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और c का स्क्वायर आ जाएगा c स्क्वायर। 2 का भी स्क्वायर कर दिया, c का भी स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर हो गया। यानी अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं होल स्क्वायर, यहाँ लगाते हैं 2c का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है स्टेप शो करना, अगर आपको समझ में आए इसलिए मैंने लिख दिया स्टेप। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में आप एक बात कॉमन है, वो ये है कि ये भी a स्क्वायर के बराबर है और ये भी a स्क्वायर के बराबर है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। Therefore, from first and second equation आपको मिलेगा a square is equal to 2b square is equal to a square is equal to 4c square। तो दोनों का a square जो है वो हटाकर इधर 2b square is equal to देंगे 4c square पे। अब देखिए 2 के टेबल में 4 जाता है 2 टाइम्स, इसका मतलब b square हो गया 2 टाइम्स c square के बराबर। मैंने यहाँ लॉजिक लगाया था कि a square 2 से डिविजिबल है। यहाँ क्या लॉजिक बन रहा है? यहाँ ही लॉजिक बन रहा है कि बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि बी स्क्वायर दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर 2 के टेबल में सी स्क्वायर टाइम जाएगा, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टेबल में 2 टाइम भी जाएगा। तो उसका मतलब ये है कि 2 भी फैक्टर है और सी स्क्वायर भी फैक्टर है। हम यहाँ ही कंक्लूड कर सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। इससे क्या कंक्लूड हुआ कि बी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, और इसका मतलब हुआ b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो आपने क्या कंक्लूड किया? हैंस a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 2। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला a डिविजिबल है, यहाँ बोल रहा हूँ b भी डिविजिबल है। तो क्या कंक्लूड हुआ? इसका मतलब ये हुआ हैंस a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब दोनों में 2 कॉमन फैक्टर आ गए। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि a और b कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम होने का मतलब है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन जब हमने प्रोसीड किया तो हमने प्रोसीड करने पर क्या पाया कि a और b में 2 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। पहले तो कह रहा है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और निकल के क्या आ रहा है? 2 कॉमन फैक्टर आ गया। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करेगी, इसका मतलब हमने स्टार्टिंग वाली जो इन्फॉर्मेशन लेट की थी
वो गलत थी। हमने इसको माना रैशनल और वो रैशनल नंबर होता तो फिर वो आगे चल के ऐसी कंडीशन नहीं आती कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका मतलब वो नंबर इररेशनल है। तो यहाँ पर आगे हमें सिर्फ कंक्लूसिव लैंग्वेज लिखनी है। तो आप लिख देंगे बट A and B are co-prime integers. Co-prime integers having no common factors. No common factors. ठीक है, therefore there exists a contradiction. There arises a contradiction due to wrong assumption. Due to wrong assumption, और हमने assumption का मतलब क्या assume किया था? हमने assume किया था कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। तो ये assumption हमारी स्टार्टिंग में हुई, जिसकी वजह से हमने इसको रैशनल नंबर मानने की वजह से उसको a अपॉन b माना, और a अपॉन b को कैसा माना हमने? को-प्राइम। तो जहाँ से स्टार्टिंग की वहाँ हमने क्या लिखा? वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मानना हमारी assumption गलत थी। तो there exists a contradiction due to wrong assumption. Therefore, square root 2 is an irrational number. Hence, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। इसी तरह से स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 कुछ भी आपको दिया सकता है, सेम पैटर्न से चलेंगे। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये टॉपिक पूरा समझ में आ जाएगा। देखते हैं आगे और ट्राई करते हैं। Prove that 3 square root 2 is irrational. अब यहाँ लिखा हुआ है 3 times square root 2। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें यहाँ पे एक ये मान के चलना पड़ेगा कि 3 times स्क्वायर रूट 2 है। 3 मेरा रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 2 इररेशनल होता है। रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इररेशनल आता है, ये मुझे प्रूव करना है, यानी कि हमें एज अ प्रॉपर्टी प्रूव करना है। रैशनल इंटू रैशनल इज रैशनल, रैशनल इंटू इररेशनल इज इररेशनल, इररेशनल इंटू इररेशनल में और मे नॉट बी अ रैशनल, वो एक अलग चीज़ है, हम उसके ऊपर एग्जाम्पल भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मान के चलना है कि ये रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट है तो वो इररेशनल होगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 प्री एज्यूम करेंगे कि ये इररेशनल है, और मुझे प्रूव करना है कि रैशनल और इररेशनल का प्रोडक्ट इररेशनल आता है। बुक्स के अंदर जिस तरह से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसी तरह से लेकर चलेंगे हम। इसके लिए इसको लेंदी नहीं बनाएंगे क्वेश्चन, लेंदी बना दोगे तो फिर क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले आप स्क्वायर रूट 2 को प्रूव करोगे कि ये रैशनल होता है, फिर आप कहोगे कि 3 टाइम्स करोगे तो इस तरह वो लेंदी हो जाएगा। तो हमेशा जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, प्लस करना हो, रैशनल प्लस इररेशनल की फॉर्म में दे रखा हो, इररेशनल प्लस इररेशनल की फॉर्म में दोनों में दे रखे हो, तो हमें इररेशनल वाले नंबर को प्री एज्यूम करके मानना है कि ये इररेशनल है, अब उसका सम है, प्रोडक्ट है, डिवीजन है, उसे प्रूव करना है कि वो हमारा वो भी इररेशनल है। इसको कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन होगा उसके लिए भी हम स्टार्टिंग में मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। तो आप लेट कीजिए 3 स्क्वायर रूट 2 बी आर रैशनल नंबर। प्रूफ क्या करना है? रैशनल। आपने स्टार्टिंग क्या करी? मान लेते हैं कि ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो देयरफॉर लेट कर लेते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, where a and b are co-prime integers। ये हम डिस्कस कर चुके हैं को-प्राइम इंटीजर्स, तो आप समझ चुके हैं क्या मतलब है इसका, हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स। ये a और b को-प्राइम इंटीजर्स, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ लेट करने के बाद ये जो 3 है रैशनल है, इस 3 को नीचे भेज देंगे हम, स्क्वायरिंग वगैरह कुछ नहीं करनी इसमें। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन 3b की फॉर्म में आ जाएगा। अब आप बताइए मुझे, ये इंटीजर है a, b
भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो 3 भी जो मल्टीप्लाई करके मिलेगा वो भी इंटीजर होगा। इंटीजर इंटू इंटीजर इज एन इंटीजर। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो इंटीजर पर इंटीजर क्या बनेगा? रैशनल नंबर। जबकि स्क्वायर रूट 2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब लिख देंगे वेयर स्क्वायर रूट 2 इज, बल्कि आप लिख दीजिए पहले a/3b इज अ रैशनल नंबर which cannot be, which can't be equal to an irrational number square root, where this number is a rational, और ये रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक रैशनल नंबर है, हम इसे प्री अज्यूम मान के चल रहे हैं कि ये रैशनल है। तो रैशनल नंबर को इररेशनल से इक्वेट नहीं कर सकते, तो यहाँ लिख देंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग assumption, due to wrong assumption. Hence 3 times square root 2 is irrational. समझ आ गया होगा आपको? अगर डाउट है तो एक एग्जांपल के तौर पे और लेते हैं क्वेश्चन। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज irrational. Prove that square root 2 plus square root 5 is irrational. सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। दो रैशनल्स हैं, ये दोनों इरेशनल्स हैं, इनका सम इरेशनल प्रूव करना है। तो ये प्री अज्यूमिंग है कि ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दोनों का सम इरेशनल प्रूव करना है मुझे। तो यहाँ पर हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही स्टार्ट करेंगे। आप स्टार्ट कीजिए सॉल्यूशन में। मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 बी आर रैशनल नंबर। आपने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर आप इसको मान लीजिए कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू a/b के बराबर है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, यानी हैविंग नो कॉमन फैक्टर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कुछ शिफ्टिंग का अपॉन में कुछ नहीं है, तो आप एक स्क्वायर रूट को उधर भेज दीजिए, चाहो तो स्क्वायर रूट 2 को भेज दीजिए, चाहो तो स्क्वायर रूट 5 को भेज दीजिए। एक स्क्वायर रूट आपने शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a/b माइनस स्क्वायर रूट 2 की शेप में आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इधर आप जब स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू में a/b माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा। रूट स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो जो भी अंदर का नंबर है बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल 5 बार इज इक्वल टू में a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपको आएगा फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लाइन ब्रैकेट्स का फॉर्मूला ट्राई करना आना चाहिए आपको। a का मतलब है a/b माइनस 2ab, यहाँ पे आएगा a/b, b की जगह आएगा अंडर स्क्वायर रूट 2, a की जगह क्या है a/b, b की जगह क्या है स्क्वायर रूट 2, a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का है, a इंटू बी में दोनों टर्म्स आ गए, और प्लस b स्क्वायर में आएगा अंडर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो देखिए ये बन जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 a/b, 2 स्क्वायर रूट 2 a/b माइनस के साथ, और प्लस स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल होके 2 बार आ गया, यहाँ पर 5। अच्छा ये यहाँ पे रूट की टर्म आ रही है ना, इसको हम धर ले जाते हैं, 5 को धर ले जाते हैं। देखिए क्या मिलेगा शिफ्टिंग करके।
शिफ्टिंग करने पर हमें क्या मिलेगा, शिफ्टिंग करने पर ये जो माइनस का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ए बी की टर्म इधर आ गई, तो प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2 ए अपॉन बी आ गया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू में मेरे पास है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 है और ये 5 जाके माइनस का, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ आपके पास है 2 टाइम्स अंडर स्क्वायर रूट 2 ए अपॉन बी एज इट इज। यहाँ एलसीएम आएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से एलसीएम लेकर बी स्क्वायर मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो ये आएगा बी स्क्वायर इंटू 3 और फिर 1 इंटू ए स्क्वायर, ये आपके पास एक्सप्रेशन मिलेगा ऑन द राइट हैंड साइड। इधर मेरे पास है 2 टाइम्स अंडर स्क्वायर रूट 2 ए अपॉन बी, यहाँ से एक बी कैंसिल कर देंगे और ये जो 2 है और ए है ये दोनों अपॉन में जाएंगे, यानी ये आपके पास अपॉन में से कैंसिल हो गया एक बी और ये ए अपॉन में गया और ये 2 भी अपॉन में गया। यहाँ बचेगा अंडर स्क्वायर रूट 2, ये ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा 2ab। देखिए ए इंटीजर है तो ए का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 3 इंटीजर है इंटू में बी भी इंटीजर है तो बी का स्क्वायर भी इंटीजर है, 3 टाइम बी स्क्वायर भी इंटीजर है, इंटीजर माइनस इंटीजर भी इंटीजर है तो ऊपर की टर्म इंटीजर है, ए इंटीजर बी इंटीजर 2 इंटीजर, तो तीनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट भी एक इंटीजर होगा। ये इंटीजर और इंटीजर क्या बनेगा, रैशनल नंबर। तो ये मेरे पास है रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, जबकि स्क्वायर रूट 2 क्या है, इरेशनल। तो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था कॉन्ट्राडिक्शन, वही यहाँ अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट अराइजेज ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन। और रॉन्ग एजम्पशन क्या थी, हमने माना था नंबर जो आपके पास था स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 बी आर रैशनल, जो हमने माना था दैट इज द रॉन्ग एजम्पशन। आप हैंस प्रूव कर देंगे स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ तक हमने समझ लिए इरेशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आ सकते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा है और वो क्या है वो आप नोट कीजिए, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। आपको मालूम है कि रियल नंबर्स दो टाइप्स के हैं, रैशनल और इरेशनल। और रैशनल वो दो टाइप्स के हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब ये दोनों नेचर की बात आती है, ये जो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा ये आता है डेसिमल एक्सपेंशन की बेसिस पर। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p अपॉन q की फॉर्म में होता है, वेयर q शुड नॉट बी 0 और p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर इंटीजर्स। हमें डेसिमल एक्सपेंशन को नेचर डिसाइड करना है। तो मैं बजाय थ्योरम को नाम देके जाने के आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। आप मान लीजिए कि x be a रैशनल नंबर। मैं मान लेता हूँ कि x कोई एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है देयरफॉर x को मैं लेट कर लेता हूँ p अपॉन q की फॉर्म में। देयरफॉर x ऐसा होना चाहिए p अपॉन q। अगर रैशनल नंबर है तो वो किस फॉर्म में होगा, p अपॉन q की फॉर्म में होगा, where q should not be 0 and p and q are integers। ये बात ऊपर लिख चुका हूँ मैं, दोबारा लिख दी मैंने साथ में, ये आपके पास आना चाहिए। अब ये जो इंटीजर वो इंटीजर है, अब यहाँ कंडीशन लगानी है। नंबर 1, अगर q जो कि डिनोमिनेटर है, देखिए रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, p अपॉन q की फॉर्म में। मुझे क्या चीज़ समझानी है, मुझे बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा
या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए हम मान लेते हैं कि x कोई रैशनल नंबर है, अब वो कोई रैशनल नंबर है तो वो इंटीजर पर इंटीजर की फॉर्म में आएगी, टी अपन टू की फॉर्म में है। अब कंडीशन नंबर 1, अगर q के प्राइम फैक्टर्स यानी फैक्टराइजेशन ऑफ q, इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर q is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative इंटीजर्स। जीरो हो सकता है, यानी कि m नेगेटिव नहीं होगा, n नेगेटिव नहीं होगा, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, यानी एक्सेप्ट नेगेटिव, पॉजिटिव हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। तो 2 की पावर में m है, 5 की पावर में n है, यानी आपके पास ये कहा जा रहा है कि q जो होगा, जो डिनोमिनेटर में है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में होगा। देन द रैशनल नंबर x will be terminating decimal expansion. Terminating will be a terminating decimal expansion. Otherwise का मतलब if q is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it will be non-terminating but recurring decimal expansion. For example, आपको एक्सरसाइज में 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। हमें डेसिमल डिवीजन नहीं करनी, लॉन्ग डिवीजन हमें पता है, बगैर लॉन्ग डिवीजन के बताना है कि टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये रैशनल नंबर्स ही हैं, जैसे आपके पास 13/3125 ये नंबर दिया हुआ है, तो आपको इसको डिसाइड करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको इसी तरह क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास 3125 है, तो आप इसके फैक्टर्स कीजिए। अगर आपने इसको मान लिया कि ये P/Q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब Q कितना होगा 3125। अब इसके फैक्टर्स इस फॉर्म में आने चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ गए तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं आए तो इसका मतलब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो हमें बगैर डिवीजन के बताना है, तो सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स चेक करने हैं। तो इसके फैक्टर्स करने के लिए पहले आपने इसको P/Q मान लिया, यानी Q कितना मिल गया मुझे 3125। अब 3125 को आप फैक्टराइज कर दीजिए। लास्ट में 5 है, सम ऑफ द डिजिट चेक करता हूँ तो आएगा 6 11 आ रहा है डिजिट का सम which is not divisible by 3। इसका मतलब नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 से कट करते हैं और 5 से फैक्टर बनाएंगे तो 5 6 30, 5 2 12, 5 5 25। और आपको मालूम है 625 क्या होता है, अगर आपको याद है तो ये 5 की पावर 4 होता है। 625 5 से निकालूंगा तो यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब 125।
क्योंकि ये पूरा नंबर 5 की पावर 4 के बराबर है। तो इसका अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए निकाल लेता हूँ तो 3 1 2 5 जो है ये 5 टू दी पावर बनेगा 5 की पावर 5 बनेगा। ये नंबर आ गया मेरे पास 5 टू दी पावर 5। अब आप कहोगे तो 2 तो आ ही नहीं रहा। 2 के लिए आपसे कहा गया है कि ये कैसे नंबर्स हैं, m और n नॉन नेगेटिव, यानी 0 आ सकता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है 1, और 5 की पावर 5, which is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are non-negative integers. Therefore, it is a terminating decimal expansion. Is a terminating decimal expansion. और अगर ये इस फॉर्म में नहीं आते तो हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, इररेशनल है, फ्रैक्शनल है तो कौन सी टाइप का है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर डिजिट्स का जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट 43.123456789 डिजिट दे रखे हैं, यानी यहाँ पर एंडिंग हुई है, आगे डॉट डॉट नहीं डले हैं, ये नंबर टर्मिनेटिंग कंसीडर करेंगे। अब ये टर्मिनेटिंग है, रैशनल नंबर है। दूसरे केस में आपको दिया है 0.120120012001240 डॉट डॉट, तो यहाँ पर बार वाली कंडीशन नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये सेकेंड वाला नंबर ये आपका इररेशनल है। और जो तीसरे पार्ट में लिखा हुआ है 43.123456789 बार लग गया, नंबर कैसा हो गया रैशनल, ऐसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो वो टॉपिक हमारा ये यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हो जाता है और हम अपनी अगली क्लासेस में चैप्टर नंबर 2 से ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।